नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कविताओं पे बातचीत अभी जारी रहेगी। हिंदी के बेहतरीन कवियों और कविताओं को एक जगह संजोने का ये काम जितना दुष्कर हो उतना ही प्रीतिकर है, ये मैं कह चुका हूं। तो आज जिन दो कवियों को मैं इस श्रृंखला में शामिल करना चाहता हूं, वो बिल्कुल हमारे समकालीन कवि हैं। अगर समकालीन अर्थ को, समकालीन शब्द के अर्थ को थोड़ा और फैलाएं और 90 के बाद की या 80-90 के बाद की कविता को या उसके बाद के दौर को समकालीन दौर माने, समकालीन कविता का दौर माने, तो वहाँ से आज तक ये दोनों कवि रचनारत हैं। इनकी कुछ कविताएं बेहद मशहूर हैं, कुछ आपको याद आ जाएंगी, कुछ मैं याद दिला रहा हूँ। शुरुआत करते हैं राजेश जोशी से। राजेश जोशी को साहित्य अकेडमी कई साल पहले मिल चुका, हालांकि मैं जानता हूँ ये उनकी खासियत नहीं है। राजेश जोशी ने व्यवस्था के खिलाफ भी लिखा है, मनुष्यता के पक्ष में भी लिखा है। असल में एक पूरी परंपरा है कवियों की, ख़ास तौर पर 70 और 80 के बाद जो हिंदी में आए नए कवियों की, जिनमें आप विष्णु खरे को, मंगलेश डबराल को, आलोक धनवा को और उसके बाद अरुण कमल को, उसके पहले असद जैदी को, राजेश जोशी को, इन सब को रख सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक प्रगतिशील चेतना से लैस एक नई तरह की कविता लिखी, नए बिंब, नए उपमान चुने। कई बार वो एक जैसे लगते हैं, कई बार वो एक दूसरे से भिन्न अपने धरातल पर खड़े नजर आते हैं। तो राजेश जोशी की कविता में वो कौन सी चीज है जो उनको अलग बनाती है? उनके भीतर दृष्टि की प्रखरता है। वो बात को सीधे सीधे साफ साफ कहने के आदी हैं और लगता है कि बड़ी मार्मिक सी बात जिसको हम और आप छोड़ देते हैं, उसको वो बड़ी आसानी से देख लेते हैं और उतनी ही सहजता से शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। जैसे उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जो बहुत चर्चित कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब ये जो कविता है वो हम लोग सब देखते हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, लेकिन राजेश जोशी क्या कहते हैं? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये राजेश जोशी हैं, सच को बिल्कुल सच की तरह कहते हुए। एक कविता वो भी इतनी ही चर्चित है उनकी, जो बताती है कि व्यवस्था को लेकर वो कितनी साफगोई से अपनी बात कहते हैं। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, ये कविता का शीर्षक है मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना।
जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। दोस्तों, ये कविता बहुत पुरानी है। मेरा अनुमान है कि कम से कम 30 बरस तो हो गए होंगे, इससे ज़्यादा भले हो गए हों। ये कविता 30 बरस पुरानी कविता जो है वो आज के सच को रख रही है। जो अपराधी नहीं हैं वो भी मारे जा रहे हैं। एक और ऐसी ही इनकी चर्चित कविता थी, आपको भी शायद याद हो, इत्यादि। लोगों के मामूलीपन पे, लोगों के सहज ढंग से जीते चले जाने के, लोगों को गुमशुदा कर दिए जाने के बारे में बताती हुई कविता। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। आप याद करेंगे बहुत सारे कार्ड्स जो छपते हैं उनमें अंत में आता है इत्यादि। तो बहुत सारे लोग आमंत्रित हैं, आप भी आमंत्रित हैं, लेकिन आपका नाम इत्यादि में है। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। हमें इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे। जब वो पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बताए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए थे, या जिनसे उनमें से कुछ पगार पाते थे, कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि रह जाते थे। इत्यादियों तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वे डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब लोग उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को सारे काम करते थे जिनसे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो सारे काम सिर्फ परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिरफिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। तो ये राजेश जोशी हैं, हमारे समय के कवि, ऐसे महत्वपूर्ण कवि जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जिनके बिना इस दौर की कविता पे बातचीत नहीं की जा सकती। दूसरे कवि जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ वो हैं अरुण कमल। और अरुण कमल का कैनवास भी बहुत बड़ा है। असल में इन सारे कवियों का कैनवास, ये जनवादी कहलाते हैं, प्रगतिशील कहलाते हैं, ये सांप्रदायिकता विरोधी हैं, बाजार विरोधी हैं, ये समता के पक्ष में हैं, ये न्याय के पक्ष में हैं, ये प्रतिरोध के कवि हैं, ये विरोध के कवि हैं, ये हुक्मरानों को अंगूठा दिखाने वाले कवि हैं। और इन सब की अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं जिनका भेद इनकी कविताएं खोलती हैं। तो जिस कविता से मैं शुरू करना चाहता हूँ, अरुण कमल की बात। अरुण कमल संभवतः जो सूची में बना रहा हूँ उसमें अभी तक मतलब सबसे युवातर होंगे। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ और युवा कवि भी आएंगे इसमें, जिनके नाम मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, क्योंकि आज अरुण कमल की बात हो रही है। अरुण कमल को नए इलाके में संग्रह से बड़ी पहचान मिली, बल्कि इस कविता से, शायद यही कविता थी जिनमें उन्हें भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान मिला था। और वो सम्मान जब मिला था तब सबका ध्यान गया कि ये एक अनूठी, एक सहज भाषा में एक नई बात कहने वाला कवि आया है। लेकिन जो कविता उनकी मुझे सबसे प्रिय है वो है धार। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चांगा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, ये शरीर भी उनका बंधक, अपना बचा है इस जीवन में, सब अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का,
केवल अपनी धार। तो ये जो धार है आलोक धनवा की, माफ करेंगे, ये जो धार है अरुण कमल की, वो बिल्कुल विशिष्ट है। और वो देश, दुनिया, जमाना सब अपनी कविताओं में शामिल कर लेते हैं। जो नए बनते इलाके की कविता थी, मैं शीर्षक भूल गया हूँ, वो कविता कुछ इस तरह थी, उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुना रहा हूँ। इस नए बनते इलाके में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। आगे कुछ और पंक्तियां हैं, लेकिन हम सबका अनुभव है, जिस तेजी से ये दुनिया बदल रही है, जिस तेजी से हम भागते हुए जी रहे हैं, जिस तेजी से सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है, पुरानी बसावटें, पुराने मोहल्ले, पुरानी पहचानें, मोहल्लों को तोड़ के अब नए अपार्टमेंट निकल रहे हैं। हालांकि फिर याद दिलाऊं कि ये कविता इस नई परंपरा या इस नए चलन के शुरू होने के पहले की कविता है। यानी तब अपार्टमेंट्स बनने छोटे शहरों में शुरू नहीं हुए थे, तब मोहल्ले आबाद थे, लेकिन मोहल्ले टूट फूट से गुजर रहे थे। एक कविता जिसमें उनका एक अलग और कुछ एक खास तरह का रंग दिखता है। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैयारी का हुक्म 2:30 बजे रात, विरोधियों की नजरबंदी का आदेश 2:45, चीनी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि के इर्द गिर्द, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, विदेशी मेहमान का विमानपत्तनम पर स्वागत रात 3 बजे, हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण, जीवन में नींद नहीं। इसके बाद एक पैरा और है और कवि कहते हैं, लो मैं भारत का एक नागरिक एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी है। आखिरी एक कविता जिससे उस विश्व दृष्टि का पता चलता है जो राजेश जोशी और उनके समकालीन हमारे कई कवियों में है। असल में ये पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पाते हैं कि ये तो कोई दूसरा मुल्क लगता ही नहीं, ये तो बिल्कुल अपने जैसा लगता है। वही भाषा बोलते लोग, वही अंदाज, वैसे ही तोते। ये कैसा विदेश है जो देश सा लगे है, कोई मुझे अलग से घूरता नहीं, जबान भी वही है। तो ये कविता, लेकिन मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो कविता है, इसी श्रृंखला की 8वीं कविता है, जिसने लाहौर देखा। जित लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया नहीं, हम जानते हैं कि असगर वजाहत का बहुत मशहूर नाटक है। ये कविता है जिसने लाहौर देखा। खुश रहो लाहौर, रोशन रहे तेरे बाजार, भरा रहे संतरों में रस और पतंगें उड़ती रहें वसंत नभ में रंग रंग की। कौन रखेगा याद कि यहाँ कभी एक बंदा आया था किताबों के मेले में, जो तेरी खूबसूरती और दमक, मेहमान नवाजी और मोहब्बत से इस कदर बेचैन रहा कि हर रोज खाने के साथ जरा सा, बिल्कुल जरा सा सेंधा नमक खाता और पूछने पर अपना पुश्तैनी घर हड़प्पा बतलाता। दोस्तों, अरुण कमल जो बता रहे हैं हड़प्पा, वो हम सबका पुश्तैनी घर है। वो याद दिलाते हैं, ये कविताएं याद दिलाती हैं कि हम किस माहौल, किस दुनिया में धकेले जा रहे हैं और हमारी संवेदना, हमारी बौद्धिकता का क्या हो रहा है। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। आज शुक्रिया।